हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको कराने वाले हैं सी टेस्ट CDP, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो आपकी एक भी क्लास मिस ना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुझे आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। नंबर 1, कानून एवं व्यवस्था पसच परंपरागत। दूसरा, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। तीसरा, अच्छा होना परंपरागत। चौथा, आदान प्रदान परंपरागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदान प्रदान परंपरागत। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। इस अवस्था को कहते हैं जैसे को तैसी की अवस्था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। नंबर 1, जेंडर विविधीकरण। नंबर 2, जेंडर भूमिकाएं। नंबर 3, जेंडर पहचान। नंबर 4, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिताएं। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिससे पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, देखते हैं। नंबर 1, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। दूसरा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो इसका राइट आंसर जो है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, इसलिए इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो खोज अधिगम, समीपत विकास का क्षेत्र, पार ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाड़ व ढांचा। इसका फोल्डिंग, सहयोग करना, इसका फोल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो एक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक, जो 11 से 15 वर्ष के बीच होता है। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत दिया था लेव वाइगोस्की। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए।
तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तीसरा, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल तो जहाँ होगा वहीं गलत हो जाएगा बिल्कुल। चौथा ऑप्शन इसमें भी केवल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान करने की आवश्यकता हो। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो देखते हैं। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तीसरा, संगीत अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं संदर्भ परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। चौथा, पैटर्न खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गणितीय बुद्धि होगी वह पैटर्न खोजने की एवं तर्क की करने की क्षमता को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा जो करेक्ट ऑप्शन है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दूसरा, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है जो मानव को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे होते हैं। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, नहीं। तीसरा हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया भी नहीं जाना चाहिए। चौथा, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, अनुसरण भी नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है कि विद्यार्थी खुद करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो केवल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत और समग्र मूल्यांकन का क्या शामिल है, तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उनके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न
स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता व परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? नंबर 1, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। चौथा ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, जो करेक्ट है। समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। नंबर 1, पढ़ने के प्रति चिंता। दूसरा, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। चौथा, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? तो एक शालीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक अधिगम असक्ता वाले विद्यार्थी को। इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है और पढ़े हुए को याद नहीं कर पाते, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? नंबर 1, आंकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। रटने पर एकदम नहीं बल देना है। दूसरा, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा, अत्यधिक लिखित विकार देना, ऐसा भी नहीं है। चौथा ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, जो चौथा हो जाएगा, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? नंबर 1, अपसारी चिंतन पर बल देकर। नंबर 2, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, जो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? देखते हैं। पहला नंबर, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाना। तीसरा, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि, केवल तो एकदम गलत हो जाएगा। चौथा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेप एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो फोर्थ हो जाएगा, जो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? नंबर 1, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना।
ऐसा भी नहीं है। दूसरा, क्रियात्मक अनियमितता एवं वस्तु के केवल केवल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, प्रतिक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, सीमित भी नहीं रखना है। चौथा ऑप्शन, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो इसमें नेगेटिव पूछा है। नंबर 1, बच्चों की अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। दूसरा, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तीसरा, संवाद एवं परिचर्चा। चौथा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जो गलत पूछा है। तो गलत आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों को से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने बार बार डांटकर। तीसरा, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, गलत है। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना है। चौथा ऑप्शन, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, डांटना भी नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षार्थी रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये चारों करते हैं। ये चारों बच्चों के अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक उदाहरण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास, बार बार स्मरण, पुरस्कार एवं दंड। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान के सार्थक सीखने का जो है प्रक्रिया है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करना जो किसी प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है?
ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। यह समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। तीसरा यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। बाल्यावस्था की अवधारणा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास में तेज गति से अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता भी। तीसरा ऑप्शन है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा जो सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की भूमिका है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे।